नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप आपका अपने YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, जून महीने के प्रारंभ में नेट जेआरएफ की कक्षाएं आरंभ होंगी। विद्यार्थियों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, हमारा नेट जेआरएफ कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। आपको करना यह है, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, जुनून पैदा करना है। अगर आप में जज्बा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जेआरएफ करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारा जो मुख्य ध्येय है वो जेआरएफ ही है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें कोई पुस्तक बता दो, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने दिन पढ़ने के बाद में हमारा नेट जेआरएफ हो सकता है, साथ में ये भी बता दो आपका जब जेआरएफ हुआ तो आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, कितने घंटे पढ़ते थे, कितने दिन पढ़े थे और कहाँ से कोचिंग ली थी जिससे आपका जेआरएफ क्लियर हुआ। पिछले 5-6 वर्ष से अक्सर ये सवाल मुझसे पूछे जाते रहे हैं। अंत में वो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आप ही हमारी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा दो। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज से प्रारंभ करके दिसंबर की जो आपकी परीक्षा होगी उससे पहले पहले हिंदी विषय का हर हालत में पूरा पाठ्यक्रम आपको समझा दूं। आपको करना क्या है कि एक नोटबुक और पेन साथ में रखना है। जो कुछ भी मैं यहाँ बताऊं उनको नोट करना है, अच्छे से समझना है। कुछ पुस्तक भी बता दूंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं अकेले नेट जेआरएफ की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस अगर आपके सामने है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़ो 3 या 4 बार। अगर आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद में जितनी भी आपकी इकाई हैं शुरू से लेकर बिल्कुल क्रम से पढ़ो। नेट जेआरएफ के लिए भी आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आज इस कक्षा में हिंदी विषय का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेट के लिए आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर जो एक होता है आपका पहला पेपर, उसमें कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आते हैं जो कि कुल 100 अंक के होंगे। कितने अंक के होते हैं? 100 अंक के। एक जो आपका प्रश्न होगा वो 2 अंक का है। इस प्रकार से 50 आपके प्रश्न 100 अंक के होंगे। पेपर जो 2 होता है वो आपका मुख्य विषय का होता है। पहला पेपर कॉमन होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। दूसरा पेपर होता है अपने खुद के विषय का, उसमें आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से इसके कुल आपके 200 अंक होंगे। तो इस प्रकार से कुल आपका जो पेपर होता है नेट का वो 300 अंक का होता है। कुल 300 अंक का होता है। अब ये देखो आपका सिलेबस। पहला जो पेपर है इसके अंदर भी आपकी 10 इकाई हैं। 1 से लेकर के 10 तक जितनी भी आपकी इकाई हैं, सभी इकाई समान अंक की हैं। पहली इकाई के अंदर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे। इसी प्रकार से कुल 10 इकाई हैं, 50 प्रश्न और 100 अंक के होंगे आपके। तो ये है पहला जो पेपर आपका। इसका सिलेबस समझने के लिए, नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें उनको समझने के लिए आई बटन जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करें। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। पूरे पहला जो पेपर है उसके सिलेबस के बारे में मैंने बता रखा है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मुख्य विषय है, दूसरा पेपर। इसमें भी आपकी कुल 1 से लेकर के 10 इकाई निर्धारित हैं।
पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए, हर कोई आपको बता देगा वो पुस्तक पढ़ो, वो पुस्तक पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा आपको कि छोड़ना क्या है। हमारा मुख्य लक्ष्य बस ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ें, हम कम से कम पुस्तक पढ़ेंगे और उसके बाद भी हम जेआरएफ निकालेंगे। क्योंकि जो भी आपके पास में सिलेबस है, पिछले प्रश्न पत्र हैं, उन दोनों को हम मिलान करके अच्छे से देखेंगे कि हमें छोड़ना क्या है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अगर आपको ये समझ में आने लग गया कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो आप आसानी से जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। मान के चलो अगर जैसे 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी सब ने एक ही पुस्तक पढ़ी है, एक जैसी ही पुस्तकें पढ़ी उन्होंने, उनमें से 2 का जेआरएफ हो गया, 5 का नेट हो गया और 3 का कुछ भी नहीं हुआ। 3 ने क्या किया, पता नहीं किस प्रकार से उसमें रट्टे लगाए होंगे, उनको समझ में नहीं आया, पुस्तक सबके पास एक जैसे ही हैं। 5 का नेट हुआ, जिन 2 बच्चों ने जेआरएफ क्लियर किया है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही समझा कि इसमें से हमें छोड़ना क्या क्या है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है पूरे सिलेबस को, यही वो होना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं हिंदी विषय के ये जो 10 इकाई हैं इनकी तरफ। 1 से लेकर के 10 इकाई जो कुछ भी दे रखा है वो आपको मैं समझाने वाला हूं, साथ में ये भी बताऊंगा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, इसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी विषय का सिलेबस। सर्वप्रथम आप यहाँ देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेट की परीक्षा के लिए किसी भी विषय का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप यूजीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी जो अपना हिंदी विषय का सिलेबस है वो यहीं से डाउनलोड किया है। अपने हिंदी विषय का जो कोड नंबर है वो है 20। जैसे ही आप नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां आपको कोड नंबर दिखाई देगा, वो अपने हिंदी का है 20। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो आपको प्रश्न बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन उसका सोच समझ कर ही जवाब देना है। जितना आपको आसान लगेगा उतना आसान वो है नहीं। प्रश्न ये है, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ्यक्रम। हमारे हिंदी विषय की कुल मिलाकर के 10 इकाई हैं और पहली जो इकाई है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। आपको यहाँ ध्यान यह रखना है, जो आपको इतना बड़ा सिलेबस दिखाई दे रहा है इसमें पढ़ने लायक क्या क्या है। जैसे ही आपने कभी नेट की परीक्षा दी है या पहले वाले प्रश्न पत्र देखे हैं तो आप उनमें देखोगे हिंदी भाषा एवं उसका विकास, इसमें से 2 या 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो इस यूनिट में आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम दृष्टि डालते हैं। इसमें देखो पहले सिलेबस में क्या क्या है, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा शुरू से लेकर के बिल्कुल आखिरी तक, कुछ भी नहीं छूटेगा वहां पे। लेकिन साथ साथ ये बताता रहूंगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ज्यादा समय दो, ये कम महत्वपूर्ण है, इसको आप कम समय दो। पहली इकाई में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। जैसे ही भारत में भाषाओं का विकास हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। लगभग जो 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए वो यहीं से आ जाते हैं। इसके अलावा अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी कि हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, कहां कहां पर हिंदी फैली हुई है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। हिंदी का जितना भी विस्तार है, हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। खड़ी बोली
ब्रज और अवधि की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर। यहां आप कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न देख रहे हो। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग जो शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। इसके अलावा समास, हिंदी की जो रूप रचना है, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियारूप। हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा का जो प्रयोग के विविध रूप हैं उनमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। हाँ, एक प्रश्न और पूछ रहा हूं साथ साथ, राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारे भारत की? ध्यान से सुनो, राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारे भारत की? ये भी आपको, इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषता और मानकीकरण। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ, इसके अलावा हिंदी से पहले जितनी भी भाषाएं हैं और पूरा हिंदी व्याकरण इस इकाई में समेट लिया गया है। और इसमें से पूछा कितना जाएगा? आपको पहली इकाई में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहां से 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। फिर भी आपको ये इकाई अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि नेट के अलावा जितनी भी आप परीक्षा देते हो, जैसे स्टेट है, सीटेट है, या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, उनमें हिंदी व्याकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके लिए ये यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है। इकाई 1 में आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई जितने भी आप कह सकते हो व्याकरण भी पूरा आएगा आपका। हिंदी भाषा और पीछे की जो भी भाषाएं हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब हम आ गए हैं इकाई संख्या 2 पर। इसमें आप देखोगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा समेट लिया गया है। तो इसमें क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां हैं? जब भी कोई लेखक हिंदी साहित्य या फिर किसी भी भाषा का इतिहास लिखता है तो वो पद्धतियों को अपनाता है। तो यहां हम पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, कालखंडों में हिंदी को बांट दिया गया है वो, और उनका जो अलग अलग नामकरण किया गया है वो यहां पढ़ेंगे। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। आपको यहां नजर आया होगा हिंदी साहित्य का जो पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य की, उसके साथ साथ में आदिकाल को लगभग पूरा समेट लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले कालखंड की तरफ, जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, यानी कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, उनके जो कारण हैं सामाजिक और सांस्कृतिक, वो हमें पढ़ने हैं। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, अखिल भारतीय पूरे भारत का जो स्वरूप है भक्ति काल का, उसके बारे में हम देखेंगे। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत। आलवार संत यहां से जो आप कह सकते हो भारत के दक्षिण क्षेत्र से ये जो आलवार संत हैं, वहीं से सही मायने में जो वैष्णव संप्रदाय है उनकी शुरुआत हुई थी। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। आप इनमें कह सकते हो जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो था हमारा भक्ति काल। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी ऐसा पीछे छूट ही नहीं रहा जो हिंदी साहित्य में हो। लगभग देखा जाए तो नेट में कुछ भी नहीं छोड़ रखा, पूरा ही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कहां से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहां से हम ज्यादा समय लगाएं पढ़ने के लिए, कहां पर कम लगाएं। अब बढ़ते हैं तीसरे कालखंड की तरफ, जिसका नाम है रीतिकाल। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रीतिकाल की। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आप कह सकते हो
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी जो पृष्ठभूमि है उसके साथ साथ में जो भी परिस्थितियां हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जितनी भी परिस्थितियां परिवेश है वो भी पढ़ना है। और पूरा जो कालखंड है उसकी जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं वो पढ़नी है। जितने भी इनमें कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनकी पंक्तियां हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रीतिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, तीन धाराएं आप कह सकते हो। रीतिकाल में तीन प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व, क्योंकि बहुत सारे जो रीतिकाल के कवि हैं अपने आप को आचार्य मानते हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि कौन से आचार्य कवि की कोटि में आते हैं, कौन से नहीं आते। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, पूरे रीतिकाल में जो प्रमुख कवि हैं उनकी कविताएं और साथ साथ में उनकी जो पंक्तियां हैं वो भी पढ़ेंगे। ये तो था तीसरा कालखंड जिसका नाम है रीतिकाल, जिसको हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो अंतिम कालखंड है हिंदी साहित्य इतिहास का, जिसका नाम है आधुनिक काल। जो कुछ अभी तक हमने सिलेबस में देखा है वो चल रहा है हिंदी साहित्य इतिहास में काव्य, कविता के आधार पर। आधुनिक काल में देखो, अब आधुनिक काल में जैसे प्रवेश करते हैं तो हिंदी जो गद्य है ना, पहले मैं बात कर रहा था काव्य की, अब यहाँ पे गद्य आ गया। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक युग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है भारतेंदु युग को, उससे पहले का गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। ये है आधुनिक काल का गद्य साहित्य। अगला है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती। सरस्वती ये पत्रिका का नाम है, ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका का नाम है। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इसके अलावा छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता। आप कह सकते हो, अगर आप कविता के आधार पर देखोगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, 2000 तक जो भी आधुनिक काल में कविताएं लिखी गई हैं उनके कवि, कविताएं, उनकी पंक्तियां, हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। जितनी भी गद्य साहित्य की विधाएं हैं उनको देखो। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद जो कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उनसे पूर्व जो भी उपन्यास लिखे गए थे वो पढ़ने हैं। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के समय में जो जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो पढ़ने हैं। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, प्रेमचंद के बाद में जो भी उपन्यासकार हुए हैं वर्ष 2000 तक के, वो हमें पढ़ने हैं। उपन्यास के बाद में है कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। यहां आपको जो भी हिंदी कहानीकार हैं, प्रमुख कहानीकार हैं, उनकी कहानियों के बारे में पढ़ना है। अगला है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। साठोत्तर का मतलब है 1960 के बाद का। प्रमुख नाटक कृतियां, जो कुछ भी आप देख सकते हो जो नाटककार है हमारे हिंदी साहित्य में, उनकी जो प्रमुख नाटक कृतियां हैं वो हमें पढ़नी है। प्रमुख नाटककार जो वर्ष 2000 तक के हैं वो ही पढ़ने हैं, 2000 के बाद के यहाँ अपने सिलेबस में नहीं दे रखे। हिंदी एकांकी, नाटक का आप कह सकते हो एक अंक होता है, जो नाटक एक ही अंक में खेला जाता है उसको हम एकांकी कहते हैं। इसके साथ हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सब कुछ भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम हिंदी निबंध की तरफ। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, और इस इकाई में अंत में है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास,
समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। अब आपको लग रहा होगा ये सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, अगर आपने एमए कर ली या फिर आपने एमए प्रीवियस कंप्लीट कर ली तो आपको लग रहा होगा कि पूरा का पूरा जो सिलेबस हमारे सामने है ये एमए हिंदी के अंदर है। हिंदी साहित्य इतिहास की लगभग जितनी भी इकाई हैं वो यहाँ उठा रखी हैं। तो जो भी नेट का सिलेबस है वहीं से आप कह सकते हो आपके एमए हिंदी का है। आप ये कह सकते हो एमए हिंदी को आपने अच्छे से पढ़ लिया, बिल्कुल बारीकी से पढ़ लिया तो आप सीधा जेआरएफ कर सकते हो। इकाई नंबर 2 हिंदी आलोचना पर खत्म नहीं हो रही, कुछ अन्य भी हैं यहाँ पे। हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी, इसके अलावा हिंदी का प्रवासी साहित्य, जो भी हमारे भारतीय साहित्यकार हैं बाहर विदेशों में जाकर के, प्रदेश में जाकर के रहने लगे, वहां पर जो हिंदी साहित्य लिख रहे हैं वो हिंदी के प्रवासी साहित्य में आते हैं। हिंदी के प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। अब हम बढ़ते हैं इकाई 3 की तरफ। इकाई 3 में आपको साहित्य शास्त्र पढ़ना है, एक प्रकार से आप कह सकते हो काव्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, कविता क्या है, इसके बारे में पढ़ना आपको। काव्य हेतु, कविता जब भी कोई कवि लिखता है तो उसके क्या कारण होता है, हेतु का अर्थ होता है कारण। काव्य प्रयोजन, जब भी कविता लिखी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ये प्रश्न है आपका काव्य प्रयोजन का। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जैसे रस सिद्धांत आचार्य भरतमुनि का है, अलंकार आचार्य भामह का है, रीति सिद्धांत आचार्य वामन, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक और औचित्य क्ष्मेंद्र। ये आपके 6 संप्रदाय आप कह सकते हो, 6 सिद्धांत कह सकते हो संस्कृत में, ये पढ़ने होंगे। इसके अलावा रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, 4 जो व्याख्याता हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। शब्द शक्ति, काव्य के गुण, काव्य के दोष, अलग अलग विद्वानों ने इनकी संख्या भी अलग अलग मान रखी है, वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद में जैसे ही आपने भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ लिया, फिर हम चलेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तरफ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम नाम है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, प्लेटो का। इसके बाद में प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, उनका है अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। 3 सिद्धांत जो अरस्तु के हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद ये भी है, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, जिसको फैंटेसी आप कह सकते हो, कल्पना, प्रतीक, बिंब। ये थी इकाई 3 जिसमें हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र इनका अध्ययन करना है। अब हम बढ़ते हैं इकाई संख्या 4 की तरफ। इकाई 4 में देखो वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके बाद भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ये है आपकी इकाई संख्या 4 जो यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इतनी इकाई आप कह सकते हो। इकाई 5 में हम हिंदी कविता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उपन्यास है, उसके बाद में कहानी है, नाटक है, निबंध, आलोचना, इस प्रकार से देखते चले जाएंगे। जो हिंदी कविताएं हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक है, वो मुख्य रूप से जहां से उनके अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है उसका रेवातक समय, अमीर खुसरो की खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति पदावली जो है संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, इसके पद संख्या 1 से 25 तक आपको पढ़ने हैं। कबीर जो कि संपादक
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उसके पद संख्या 160 से 209 तक हमें पढ़ने हैं। जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नागमती का जो वियोग खंड है पद्मावती का, वो हमें पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके जो पद हैं वो 21 से लेकर के 70 तक पढ़ने हैं। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसका उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसई, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उनके जो दोहे हैं 1 से 50 तक वो हमें पढ़ने हैं। वैसे इन पे हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर एक आधा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि यही जो आप देख रहे हो, जितने भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल की कविताएं हैं, या इसके अलावा जो भी विधाएं हैं, हम पहले जो हमने ऊपर देखा है ऊपर वाली इकाई में, वहां से थोड़ा अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि ये वाला भी हमें समझ में आ जाए। इसके बाद में रीतिकाल के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि हैं घनानंद। घनानंद कवि, जिसके संपादक विश्वनाथ सिंह मिश्र हैं। कवित संख्या 1 से 30 तक हमें पढ़ना है। फिर मीरा, जिसके संपादक भी विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। शुरुआत के आपको 20 पद यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का पहला जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, वो आपको पढ़ना है। मैथिलीषण गुप्त, भारत भारती और साकेत, आप कह सकते हो खड़ी बोली का जो दूसरा महाकाव्य है साकेत, उसका नौवां सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू कामायनी, कामायनी के सरदा, लज्जा और ईड़ा, आपके कुल 15 सर्ग हैं, आपको 3 पढ़ने हैं कामायनी के। निराला, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता है, और प्रथम रश्मि। महादेव वर्मा की बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्थर। आप कह सकते हो यहाँ छायावाद की जो भी आप कवि हैं प्रमुख, उनकी प्रमुख कविताएं आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी का जो तृतीय खंड है अंक है, इसके अलावा रश्मिरथी ये पढ़ना है। नागार्जुन प्रगतिवाद के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं हैं कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुर्द रे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, ये पढ़ना पड़ेगा। प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में नागार्जुन का नाम बहुत ज्यादा सम्मान से लिया जाता है। प्रयोगवाद के आप कह सकते हो या फिर तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हिरन वात्सायन अगे, उनकी हैं कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर अक्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, गजानन माधव मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, सुदामा पांडे धुमिल, नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो प्रमुख कविताएं दे रखी हैं वो यही हैं जो आपके नेट के सिलेबस में दे रखी हैं, और नेट के पेपर में इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई संख्या जो आपकी 6 है वो है हिंदी उपन्यास की। जो प्रमुख उपन्यास हैं वो कौन कौन से आपके सिलेबस में? पंडित गौरीदत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, प्रारंभ के जो उपन्यास हैं उनमें से उठाया गया है ये उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास का आप कह सकते हो हिंदी का पहला जो उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, जो 1882 में लिखा गया था, ये है। प्रेमचंद का गोदान, एक प्रश्न और पूछ रहा हूं आपसे, प्रेमचंद का जो गोदान है वो उपन्यास कब लिखा गया? सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञे का है शेखर एक जीवनी, उसका भाग 1 आपको पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सारे के सारे, ये हमें पढ़ने हैं। अगला उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल। मेला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था वो आपको उपन्यास पढ़ना है। यशपाल का झूठा सच,
अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा, मनु भंडारी का आपका बंटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है। जगदीश चंद्र का धरती धन है अपना। ये है आपके उपन्यास। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले यूनिट में। इकाई संख्या 7। इकाई संख्या 7 में हम हिंदी कहानी के बारे में देखेंगे। राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। शुरुआत में तो हमें इनका नाम नहीं पता था, बंग महिला के नाम से ये लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, ये इनकी कहानी जो हमें पढ़नी है। माधवराव सुप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह है, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है, 1915 में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपाल की बेगम, ऐगे की गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोशिका गटवार, भीष्म सैनी की अमृतसर आ गया है चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्बसिया। कहानी के बाद यूनिट जो आपकी 8वीं है उसमें हम हिंदी नाटक देखेंगे। तो आइए हिंदी नाटक किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं सिलेबस में वो देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, दूसरा है भारत दूरदशा, जो 6 घंटे में लिखा गया था। एक नाटक अंधेर नगरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत दूरदशा वो भी पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधयुग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। ये मेरी जिंदगी का ऐसा नाटक है जो मैंने पहली बार अच्छे से पढ़ा था और उसके बाद में मैं हिंदी साहित्य से अच्छे से जुड़ गया और उसके बाद मैंने पढ़ना अच्छे से प्रारंभ किया था। ये मेरी जिंदगी का, अब कह सकते हो जिंदगी को एकदम से बदलने वाला नाटक है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अर्श का अंजो दीदी। नाटक के बाद जो आपकी 9वीं इकाई है वो हिंदी निबंध से है। भारतेंदु के जो निबंध हैं वो दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक की राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। अंतिम इकाई हमारी 10वीं इकाई, जिसमें हिंदी साहित्य में जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें आत्मकथा है, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दैया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मकथा है। शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीवनी है। मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, लगभग आप सबने पढ़ी होगी। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आपउदरी, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, बहुत ज्यादा हास्य व्यंग्य है ये। दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत है। आगे का अरे यायावर याद रहेगा याद। इस प्रकार से हमारी जो 1 से लेकर के 10 इकाई हैं, शुरू से लेकर के बिल्कुल अंत तक मैं आपको
अच्छे से समझाऊंगा। प्रत्येक क्लास में आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। शुरुआती कुछ दिन आपको ऐसा ही करना है, उसके बाद में मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा कि ये पुस्तक आप खरीद लो, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप लूसेंट का जो सामान्य हिंदी है, लूसेंट की, ये सभी बच्चों के पास होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है लूसेंट की सामान्य हिंदी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इतनी ज्यादा जो मुश्किल पुस्तकें हैं आप उनकी गहराई में जाओ, ये करो वो करो। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बहादुर सिंह का, डॉक्टर विवेक शंकर का, ये बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास हैं। और इसके अलावा जो आप गाइड कह सकते हो, जैसे उपकार है, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण है, लुसेंट की है, इन सब का जो निचोड़ होगा वो निकाल करके आपको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।